नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन की खबरों की। तो दिन भर में कई ऐसी खबरें थी जो मार्केट से लेकर के देश विदेश में क्या हो रहा है, और रही बात यूपी में क्या हो रहा है, और यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम की जो बात एक आती है, उस क्राइम के पहलू पे अगर देखें तो वो भी हम आप बताएंगे कि क्या है कंडीशन क्राइम की यूपी में। संडे था, बहुत जगह शांति थी, पाकिस्तान की हलचल थी बढ़ी हुई। ट्रंप और मोदी के बीच यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में एक मुलाकात होती है यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को लेकर के। मोदी साहब की भी एक मुलाकात होती है यूक्रेन के राष्ट्रपति से। उन दोनों के बीच में कुर्सी पर बैठकर एक बात होती है, उसका भी जिक्र करेंगे कि क्या हुई बात। शांति समझौते को लेकर के ट्रंप के अनुसार एक सप्ताह में शांति स्थापित हो जानी चाहिए। जो दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर किसी एक तरफ से बमबारी बंद होगी तभी दूसरा तरफ का आदमी शांत होगा, अदरवाइज स्थिति वैसे की वैसे ही बनी है जैसे अभी तक बनी। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया, कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रयास किया कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन किसी का काम जो है वहाँ पे नहीं बनता नज़र आया ना, किसी की दाल गली वहाँ पे। दोनों आपस में मान नहीं रहे हैं। अगर ये कहना ये है उधर से कि उधर से बमबारी होगी तो मैं इधर से बमबारी करूँगा। फिलहाल स्थिति जस की तस है। पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में भी क्या कंडीशन है, वहाँ इंटरनल गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि बलूच सेना और टीटीपी जो है वो अपने आप में वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया है। खुद की आज़ादी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, तो पड़ोसी से क्या लड़ेगा। इसकी भी स्थिति की जायजा और स्थिति की पूरा एक समीक्षा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद प्रतापगढ़ आज क्राइम कंट्रोल के मामले में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। तीन हत्याएं होती हैं और स्थिति प्रतापगढ़ की सामान्य है, लेकिन क्राइम के मामले में आज प्रतापगढ़ अव्वल रहा। वो भी हम बताएंगे कि कौन क्या रहा, कैसे रहा, किस कंडीशन में प्रतापगढ़ आज टॉप 1 पे रहा और किस मामले में रहा। बात करेंगे बिहार चुनाव की भी करेंगे। बिहार चुनाव में आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एक लंबा जखीरा खरीदना पड़ा मुख्यमंत्री को। रही बात यूपी में रामजी लाल सुमन पर आज फिर हमला होता है, वो भी हाईवे पर होता है, टोल प्लाजा के पास। उसमें बयानबाजियां भी होती हैं और किसने हमला किया, कौन घायल हुआ, कौन बचा, अखिलेश यादव की तरफ से क्या मैसेज दिया गया, इन सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गृह युद्ध कहें तो बलूच और टीटीपी से आपस में उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आज़ादी की मांग हो रही है, अपने आप में आज़ादी करने की मांग हो रही है। लेकिन है क्या स्थिति कि वो भारत से लड़े कि फिर इंटरनल लड़ाई से लड़े, उसी में उहापोह की स्थिति में पाकिस्तान उलझा हुआ है। बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो भारत की तरफ से जो इस समय कार्रवाई हो रही है, आतंकियों के अड्डों को नस्तानुबूत किया जा रहा है। और देखें अगर तो स्थिति ये हो गई है कि कई आतंकी की जो लॉन्चिंग पैड थे उसको समाप्त कर दिया जा चुका है। कम से कम 10 से 12 लॉन्चिंग पैड जो हैं वो ख़त्म किए जा चुके हैं। कई आतंकी मारे भी जा चुके हैं। और उधर इंटरनल स्थिति जो बनी पड़ी है, जो टीटीपी और बलूचिस्तान को लेकर के पाकिस्तान सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये देखिए टोटल स्टोरी, फिर समझ में आएगा आपको कि क्या कंडीशन है पाकिस्तान के समय, क्यों बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान। मोदी का इंतकाम दुनिया देखेगी अंजाम। पीएम मोदी ने आतंकियों को दी चेतावनी। हर भारतीय का खून खौल रहा है। जो गुस्सा आपके अंदर है वही गुस्सा मेरे अंदर भी है। दोषियों को बख्शेंगे नहीं, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। पूरी दुनिया देखेगी आतंकियों का क्या हाल होता है।
देश को एकजुटता और पाकिस्तान को अंजाम भुगतने का संदेश पीएम मोदी ने मन की बात में दिया। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक पर कहा, मुझे एहसास है हर भारतीय का खून खौल रहा है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज चल रहे थे, पर्यटक बढ़ रहे थे, कमाई बढ़ रही थी। देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। हमारी एकता ही आतंक के खिलाफ लड़ाई का आधार बनेगी। मेरा भरोसा रखिए, न्याय मिलकर रहेगा, कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इधर पहलगाम हमले का इंतकाम जारी है। एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया गया और अब तक 10 दहशतगर्दों के घर उड़ा दिए गए हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी के गुस्से को देखकर लगता है कि पाकिस्तान का दी एंड पक्का है। भारत की तीनों सेनाएं भी तैयार हैं। जमीन, समंदर, आसमान, हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। क्योंकि जमीन पर सिंधु समझौता तोड़ा गया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, सिंधु में खून बहाने की धमकी देने लगा। झेलम में पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। इधर समंदर की बात करें तो अरब सागर में नौसेना अलर्ट पर है। नौसेना ने लिखा, मिशन रेडी, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। अरब सागर में भारतीय नौसेना की फायरिंग ड्रिल भी हुई। इतना ही नहीं, आसमान में राफेल दहाड़ रहा है। $140 करोड़ भारतीय मोदी से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े करा दो। सिंधिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बचा कुचा पाकिस्तान। उसे एहसास करवाना जरूरी है कि इस बार उसने गलती कर दी है। निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाकर उसके आतंकियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इधर भारत की एयर स्ट्राइक से पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से ही मुनीर और शहबाज खौफ में हैं। खबर है कि उन्होंने अपने परिवारों को विदेश रवाना कर दिया है। लिहाजा यही समय है, सही समय है। जमीन, समंदर, आसमान से पाकिस्तान पर कर दो फाइनल वार और उसका दी एंड कर दो। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। भारत की तैयारी और मूड से लग रहा है कि पाकिस्तान का भविष्य और उसका नया नक्शा कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव की स्थिति अगर हम देखें तो बिहार में चुनाव से पहले आखिरकार नीतीश कुमार ने एक कारों का काफिला खरीदा, वो भी बुलेट प्रूफ। किस डर से नीतीश कुमार, जबकि बिहार में क्राइम कंट्रोल की स्थिति सामान्य हो चुकी है, उसके बावजूद भी मंत्रियों को डर सता रहा है, नेताओं को डर सता रहा है और काफिले में एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जखीरा। आखिर क्यों खरीदना पड़ा नीतीश कुमार को इतना बड़ा जखीरा और कितनी गाड़ियां जखीरा हैं, संख्या क्या है गाड़ियों की, देखिए फिर समझ में आएगा कि इंटरनल क्या बिहार में सब कुछ सही नहीं है।
बिहार सरकार 16 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने जा रहा है। आपको बता दें कि इनकी कीमत तकरीबन 16 से 18 लाख बताई जा रही है और 16 ये नई गाड़ियां ना सिर्फ उन वीआईपीज को जो बिहार में हैं, बल्कि उन वीआईपीज को भी सुरक्षित रखेगी जो बिहार आते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की जा रही इन बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पर AK-47 की गोलियां बेअसर रहेंगी, किसी तरह का गैस से हमला भी बेअसर रहेगा। खास डिमांड पर बन रही ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ डीजीपी और जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके भी साथ इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल बिहार के पास 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 गाड़ियां खराब हो चुकी हैं, 4 गाड़ियां इस्तेमाल में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद तकरीबन 50 लाख की कीमत वाली एक गाड़ी से चलते हैं जो बुलेट प्रूफ नहीं है, जी हां, लेकिन जब उन्हें बिहार से बाहर जाना होता है तब वो टाटा सफारी में का इस्तेमाल करते हैं जो कि बुलेट प्रूफ है। लिहाजा बिहार में नई टेक्नोलॉजी और नए सुरक्षा के सिस्टम के साथ ये नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, जिनका बजट तकरीबन 16 से 18 लाख रुपए तक 18 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। और ये सभी गाड़ियां ना सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार पुलिस के डीजीपी, बिहार पुलिस के और जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनके इस्तेमाल में लाई जाएंगी, बल्कि बिहार में आने वाले चाहे वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उनके भी सुरक्षा में इस्तेमाल की जाएंगी। नई सुरक्षा टेक्नोलॉजी, नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा की डिटेल ब्रीफ को भी हमेशा से राज्य सरकारें बढ़ाती रहती हैं। लिहाजा इस सुरक्षा ब्रीफ के चलते उस पुरानी टेक्नोलॉजी यानी पुरानी बुलेट प्रूफ कार्स के जरिए के बदले अब इन नई गाड़ियों को जगह मिलने वाली है। तो जल्द ही बिहार सरकार में ये 16 गाड़ियों की एंट्री होगी बिहार सरकार के काफिले में, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, डीजीपी से लेकर उप मुख्यमंत्री और पुलिस के कई अधिकारियों को ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने वाली हैं। नमस्कार। बात करते हैं सपा सांसद अलीगढ़ के रामजी लाल सुमन की। ये काफ़ी दिनों से विवादित में हैं। जब से राणा सांगा को लेकर इन्होंने बयान दिया था, उसके बाद अखिलेश यादव इनकी जो है पैरवी करते हैं, इनके पास जाते हैं और करणी सेना लगातार जो है प्रदर्शन भी कर रही थी इनके खिलाफ। फिर अखिलेश यादव सपा का अपना एक तरीके से कहें तो जो प्रदर्शन होता है पार्टी का वो उन्होंने दिखाया। दोनों के बीच, करणी सेना और सपा के बीच में जो एक वाक युद्ध हुआ, एक प्रदर्शन युद्ध हुआ, वो प्रदर्शन युद्ध शांत हो गया था, बयानबाजियां भी शांत हो गई थी। लेकिन आज एक नई तस्वीर निकल के आई जब लालजी सुमन अलीगढ़ से बाहर निकले अपने काफिले के साथ, तो उनको हाईवे पर टोल प्लाजा के पास कुछ उपद्रवियों ने टायर फेंका उनके काफिले पर, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। टकराने की स्थिति ये रही कि कई गाड़ियों के शीशे टूटे, कई गाड़ियां आपस में टकराने से डैमेज ज़्यादा हो गई, कई लोगों को हल्की चोटें भी आई। सांसद जी वहां से जब निकले तो सरकार से कार्रवाई की मांग की कि जो भी उपद्रवी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इस तरह का हमला जायज़ नहीं है। अखिलेश यादव जी भी यही डिमांड किए, ट्वीट पे लिखते हैं कि इस तरह का कायरतापूर्वक हमला है और किसी सांसद के ऊपर इस तरह से अगर हमला किया जा रहा है तो ये निंदनीय है और सरकार को चाहिए और पुलिस को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करे और ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन ले। इसी बीच में तब मामला उभर के सामने आता जब करणी सेना का एक अध्यक्ष अपने आप को बताते हुए एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि हमले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझ में आएगा आपको कि क्या था मामला और कहां किसने क्या कुछ कहा। बात करते हैं सपा के एक सांसद हैं लालजी सुमन, काफ़ी दिनों से सुर्खियों में हैं और सुर्खियां राणा सांगा के बयान को लेकर है। आज हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कई दिनों बाद लालजी सुमन जी अलीगढ़ से बाहर निकले। बाहर निकलने का हसर ये था कि जैसे हाईवे पर आए, कुछ
उद्दंड कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और काफिला रोकने के साथ साथ गाड़ियों के टायरों को सड़क पर फेंका। एक तरीके से कहा जाए तो काफिले का विरोध किया गया, उनके बाहर निकलने का विरोध किया गया और इस विरोध का एंगल चारों तरफ फैल रहा है और फैलना इतना ही नहीं कि लगातार इस पर सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी ट्रोल कर रही हैं। और टायर फेंकने का हश्र इतना हुआ कि कुछ दूर जाते ही गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं और अनियंत्रित होने के बाद सारी गाड़ियां एक दूसरे से आपस में टकरा जाती हैं। टकराने के बाद कई घायल भी हो जाते हैं, गाड़ियों में बैठे लोग, कई लोग की गाड़ियों के शीशे भी टूटते हैं, कई गाड़ियों में नुकसान भी होता है। कम से कम 6 से ज़्यादा गाड़ियों की स्थिति ज़्यादा खराब होती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक किसी सांसद और विधायक का काफिला निकलता है तो स्पीड क्या होती होगी। उस स्पीड को अगर बिगाड़ने की कोशिश की जाए, उस चलती गाड़ियों पे अगर कोई टायर फेंकने की कोशिश करे तो गाड़ियां डिसबैलेंस होती हैं। ड्राइवर का दिमाग एक दूसरे को बचाने की कोशिश होता है। शीशे टूटने की डर से अंदर बैठे लोगों को भी चोट होने का ज़्यादातर आशंका होती है कि चोट लग सकती है और लगती भी है। इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं, इसका जब सपा सांसद की घटना जो हमला हुआ उनके काफिले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के पास पहुंचती है तो वे ट्वीट करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और देखने की बात यह है कि इनकी गिरफ्तारियां कब होती हैं। और इस तरीके की घटना, किसी की भी गाड़ी को अगर आपको रोकना है तो एक लोकतंत्र में विरोध का अलग तरीका होता है। आप काफिले के सामने या बगल, सामने तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन बगल से आप काले झंडे दिखा करके आप विरोध करते हैं, जैसे हमेशा होता रहा है। लेकिन पत्थरबाजी करना और किसी के काफिले पे टायर फेंकना, ये निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा अखिलेश यादव ने भी डिमांड की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ये हैं कौन और किसके लिए काम करते हैं। ये युवा दिख रहे हैं और किसी को देखकर किसी पार्टी से उसका नाम जोड़ देना या किसी कार्यकर्ता के साथ उसका नाम जोड़ देना, ये गलत है। क्योंकि किसी की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसकी विचारधारा किसी के ऊपर हमला करने की नहीं देती है। रही बात जांच की, पुलिस जांच कर रही है। जांच में किसका नाम आता है, किस पार्टी का नाम आता है, ये देखने की बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना, छाप नहीं बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, सुरेरा जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छाप नहीं बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते हैं। वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी। किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हमले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण है? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। यार किनकी बात करते हो? कुछ कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करनी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद, सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला
हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है ये सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। प्रतापगढ़ में आजकल गर्मी के हिसाब से देखें तो बच्चे नहाने जाते हैं तालाबों में। बच्चे तालाब में नहा रहे थे, कोई सीनियर नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था। नहाने की कंडीशन ये हुई कि नहाते नहाते बच्चे चले गए, गहरे पानी के चपेट में आ गए और वहाँ बच्चे डूबने लगे। अब छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे को बचा नहीं पाए, उसमें 3 बच्चे डूब गए। और रिपोर्ट देखिए कि ये पट्टी की खबर है और क्या मामला था, कहाँ के बच्चे थे और तालाब की गहराई क्या थी, उसमें किसको बचाया गया, कौन देखा तो ये पता लगा कि बच्चे मर गए हैं या फिर बच्चे डूब गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझ में आएगा क्या है पूरा मामला। तालाब में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चे डूब रहे थे। एक को बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चों की ये मौत हो गई। मासूम बच्चे जो गर्मी से परेशान थे, वो तालाब में गांव के नहाने गए थे, उनकी मौत हो गई और उसके बाद कोहराम मच गया परिजनों में। देखिए, हमारे साथ पट्टी तहसील के जो प्रतापगढ़ में घटना हुई है वो धरौली मधुपुर में हुई है, जो पट्टी तहसील में आता है, कोहरौर क्षेत्र है। और पट्टी तहसील के नायब तहसीलदार लालमणि जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज ये जो घटना हुई है, क्या है पूरी घटना और मृतक कौन? ये घटना ग्राम धरौली मधुपुर नथैया एक पुरवा है, वहाँ तालाब में 4 बच्चे गए थे, जिसमें 3 बच्चों की डूबकर मृत्यु हो चुकी है। एक बच्चा बाहर खड़ा था, वही जाकर गांव वालों को बताया। परिवारजनों को, जिसके बच्चे हैं संतोष सनाफ कल्लू, इनका नाम है, इन्हीं के 3 बच्चे हैं। केसरी कुकी पुत्रगण संतोष, खुशी पुत्री संतोष। इन बच्चों की उम्र अब 7 वर्ष, 5 वर्ष और 9 वर्ष है। परिवारजनों को समझाया बुझाया गया और शव विच्छेदन के लिए 3 बच्चों को जिला मर्चरी पर भिजवा दिया गया है। सर, जैसे इसको राहत राशि की भी व्यवस्था, अब राहत राशि की व्यवस्था, अब उसकी प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएंगी, तो शासन का आदेश है, उसके अनुसार सहायता दी जाएगी। बिल्कुल। ये तहसील नायब सर हैं जो बता रहे हैं, तो शासन की व्यवस्था, उसके हिसाब से मुआवजे की राशि भी तय की जाएगी और उनको राहत राशि दी जाएगी। और लेकिन ये घटना प्रतापगढ़ में ऐसी घटना है जब गर्मी से लोग परेशान हैं और इस गर्मी में बच्चे तालाब में नहाने गए थे। धरौली मधुपुर वार्ड की ये घटना है, टाउन एरिया कोहरौर की घटना है जो पट्टी तहसील में है। और इस घटना ने जहां कोहराम मचा दिया परिजनों में, वहाँ मातम का माहौल है। आनंद फानन में सभी को कोहरौर सीएससी लाया गया, जहाँ कोहरौर सीएससी के अधीक्षक देवेंद्र सिंह ने उनको जब देखा तो उन्होंने तीनों को मृत घोषित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही एक ही परिवार के हैं और तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं, जिसमें एक बिटिया और 2 मासूम बेटे शामिल हैं। फिलहाल इस घटना से
परिजनों में कोहराम है। और इस घटना ने लगातार देखिए, इंडिया न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि बच्चों पर नज़र रखें और गर्मी के दौरान यदि गर्मी बढ़ती है तो ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे तालाब में नहाने गए। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं गर्मी में, जब नदी में डूबने से, तालाब में डूबने से बच्चों की, युवाओं की, सबकी मौत की खबरें आती हैं, जो पूरे परिवार को जीवन भर एक ऐसा दर्द दे जाती हैं जिससे कभी उबर नहीं सकता है। तो इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि बच्चों पर नज़र बनाएं कि गर्मी में वह कहाँ गए हैं, खास करके गर्मी के दिनों में तालाब में नहाने गए हैं या नदी में नहाने गए हैं, उन पर नज़र रखें और उनको समझाएं कि इस तरह से वह नदी और तालाब में अचानक नहाने ना उतरे। हो सकता है इससे घटनाओं को कुछ बचाया जा सके। फिलहाल प्रशासन राहत दे रहा है और प्रशासन के देखिए नायब तहसीलदार जो मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने सबका नाम डिटेल नोट किया है और राहत राशि जो मिलनी है वो परिवार को दी जाएगी। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज़। प्रतापगढ़ की बात करें तो एक होटल है, होटल का कमरा नंबर 4 है। वहाँ एक लड़की और एक लड़के कमरा बुक करते हैं और 2 घंटे के अंदर में कंडीशन क्या आन बनती है कि प्रेमी जो है वो हत्या करने के लिए उतारू हो जाता है। और किसकी हत्या होती है वहाँ पे, तीसरा कौन रहता है, हत्या के बाद कंडीशन क्या बनती है, दोनों के बीच में बात क्या हुई कि हत्या की कंडीशन आ गई, या फिर देखिए अनबन किस तरीके का था। ये सनकीपना अगर कहें तो कम नहीं है कि सनकीपना में किसी की हत्या कर देना। इस रिपोर्ट को देखिए फिर समझ में आएगा कि आजकल के युवाओं को हुआ क्या है जो तुरंत इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक होटल में, प्राइम रेजिडेंसी में 25 तारीख को एक युवती का शव पाया गया और दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या की गई थी। बताया जाता है उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद होटल से फरार हो गया। पुलिस टीम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि मामले का खुलासा किया जाए। मौके पर प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार जी पहुंचे थे, एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह जी पहुंचे थे, सीओ सिटी पहुंचे थे, पूरी पुलिस टीम पहुंची थी और तमाम टीमें बनाई गई इस बात के लिए खुलासा किया जाए। आज उसका खुलासा हुआ है, उसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो उसका प्रेमी बताया जाता है। देखिए हमारे साथ प्रतापगढ़ के एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह जी हैं और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। आपसे ही बात करेंगे। सर, ये पूरा मामला क्या था और क्या खुलकर आया? 25 अप्रैल की रात में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में एक कमरे में युवती का शव पड़ा हुआ है। तुरंत मौके पर पुलिस, एसओजी, सर्विलांस और फील्ड यूनिट और उच्च अधिकारी मेरे सहित पहुंचे और घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। उसके बाद अगले दिन परिजनों की जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना का खुलासा करने के लिए 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था। उन टीमों द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का न केवल अनावरण किया बल्कि इसमें शामिल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। आरोपी से जो पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर ये सामने आया है कि युवक और युवती में लंबे समय से दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग था और दोनों कई बार मिलते रहते थे और उस दिन भी सुबह के समय ये दोनों आपसी सहमति से होटल में आए थे और उसके बाद युवक ने ये बताया है कि शादी की बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और इसी बात से आवेशित होकर जो आरोपी था उसने पीड़िता के दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गया। फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन और विवेचना कार्रवाई पर। सर, क्या किस बात पर विवाद हुआ? एक्चुअली जो आरोपी है वो मृतका युवती जो है उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि दोनों लंबे समय से संपर्क में थे और पीड़िता जो थी उसने शादी से इनकार कर दिया था। देखिए, बिल्कुल शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसका मर्डर कर दिया होटल के कमरे में। जबकि पहले जब घुसे थे तो प्रेम प्रसंग बताया जाता है, 6 महीने से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और तकरीबन 6 बार 6 महीने में वो उस होटल में भी मिले थे। पुलिस ने एविडेंस और जांच जब देखी और सीसीटीवी से खंगाला गया तो तमाम चीजें क्लियर हो गई और प्रेमी ने ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। जो कोहलौर थाना इलाके के बासुपुर की गांव की रहने वाली रितु पाल अब इस दुनिया में नहीं है, उसको उसके प्रेमी ने ही ऐसी मौत दी, ऐसी सजा दी जो वो कभी सोची नहीं होगी। प्रतापगढ़ से कैमरा पर्सन अनीस अहमद के साथ शिव मोहन शुक्ला,
इंडिया न्यूज। बात मौसम की करें तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी और इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने एक खुशखबरी दी कि 3 से 4 दिन तक बारिश का मौसम बना रहेगा। और भी पूर्वांचल से लेकर के कुछ जिलों का स्थिति साफ है कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और बादल रहेंगे। तो बादल रहने का सेंस ये है कि अगर बादल रहेंगे तो धूप नहीं होगा, धूप नहीं होगा तो गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन सिर्फ ये 3 से 4 दिन, क्योंकि कंडीशन जो 2 दिन पहले टेम्परेचर की थी 35 प्लस की, यही हाल रहा तो इस बार गर्मी सताएगी और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और देखिए ये मौसम क्या कहता है कि कब तक आप बारिश होगी तो आपको आराम मिलेगा और नहीं तो सिर्फ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे तो कितना। बात करते हैं मौसम की। अगर आप देखें तो इधर भी चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया था और अभी अप्रैल का ये समय है और इस समय अगर इस तरीके का धूप लोगों को टेम्परेचर जिस हिसाब से दिख रहा है, ये टेम्परेचर ये अनुमान लगा रहा है कि 40 प्लस टेम्परेचर कोई कहने की बात नहीं है। आप सावधान हो जाइए और इस टेम्परेचर से कहीं आपको रुला न दे, विद्यालय जाते बच्चों को न रुला दे, इसके लिए आप सावधान रहिएगा। लेकिन इससे लेकर के एक खुशखबरी है 3-4 दिनों तक के लिए। सिर्फ 3-4 दिनों की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3-4 दिनों तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान मिला है कि ये उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य स्टेट में भी बारिश की आशंका जाहिर की गई है और पूर्वांचल समेत कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और मौसम जो है कुछ धूप तो नहीं रहेगी लेकिन बदरी हमेशा 3-4 दिन तक आपको देखने को मिलेंगे। बादलों का आवाजाही बनी रहेगी, स्थिति सामान्य रहेगी, धूप बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन जब धूप रहेगा वो तेज़ होगी। तीखी धूप के साथ मौसम में भी बदलाव होता रहेगा लेकिन किसी भी टाइम दिन भर में आपको बारिश की कुछ बूंदों का भी जो है अनुमान जिस हिसाब से लगाया जा सकता है वो देखने को बूंदें आपको मिल सकती हैं। और ये बूंदें राहत देंगी कि नहीं देंगी ये उस समय की बात है, क्योंकि इतनी धूप के बाद अगर बारिश हल्की फुल्की हुई तो वो नुकसान करेगी। कुछ तेज़ बारिश हुई तभी राहत मिल सकता है। लेकिन अगर बादलों का आना जाना रहा तो मौसम से कुछ तापमान की गिरावट की अनुमान किया जाता है। ऐसा मौसम विभाग का मानना है कि 3 से 4 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, कुछ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। और ऐसे में अगर बादल रहेंगे तो तापमान कुछ डाउन भी रहेगा, गर्मी से लोगों को राहत भी मिलेगी। अगर गर्मी होती है तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को छाते के साथ या फिर कहें तो लिक्विड बोतल अपने पास ज़रूर रखिए। सलाह दीजिए बच्चे भी रखें, समय समय पे पीते भी रहें। और मौसम सिर्फ 3-4 दिन का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। इस अनुमान के साथ आने वाले समय के लिए हमेशा अलर्ट रखिए और ताज़े फलों और सब्जियों का सेवन करें और खाने का भी ताज़े खाने का सेवन करें। काफ़ी देर रखे हुए खाने का सेवन ना करें, डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं तो आप हो जाएंगे, फूड पॉइजनिंग के आप शिकार हो सकते हैं। बचाव ही सबसे बड़ा रास्ता है। और इस तरीके के मौसम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो हम और अपनी टीम के साथ समय समय पर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी पूरी टीम समय समय से कोई भी अपडेट आता रहेगा तो उपस्थित होती रहेगी, चाहे छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो। हर खबर के रूप में हमारी टीम आपके सामने आती रहेगी, हर अपडेट के साथ आएगी और विश्वास के साथ आपको खबर का पूरा आइडिया से लेकर के पड़ताल किया जाएगा, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया जाता है। बन रही है हमारे साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।